9 अप्रैल 1993 तमिलनाडु और कर्नाटक की पुलिस घने जंगलों में छिपे कुख्यात क्रिमिनल वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपने एक खतरनाक मिशन पर है। पुलिस के इन दोनों व्हीकल्स में लगभग 41 मेंबर्स मौजूद हैं, इस बात से अनजान कि जिस रास्ते से वे लोग जा रहे हैं वहां पर मौत उनके इंतजार में थी। कुछ ही देर में पुलिस की एक बस में जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर उनके लिए एक जाल बिछाया गया था। वीरप्पन की गैंग ने इस रास्ते पर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बिछा रखे थे, जिसकी चपेट में आने से लगभग 22 फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो बचे थे वे लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस तरह तमिलनाडु और कर्नाटक की पुलिस वीरप्पन को पकड़ने के अपने एक और मिशन में नाकाम रही। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल वीरप्पन की, जिसने एक समय में पूरे कर्नाटक और तमिलनाडु में अपना खौफ फैला रखा था। कर्नाटक और तमिलनाडु के घने जंगलों से चंदन और हाथी दांत की तस्करी से लेकर कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एक्टर्स के अपहरण और कई फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स की हत्याएं करके भी किस तरह ये क्रिमिनल कई सालों तक पुलिस के हाथों से फरार रहा। जिस खूंखार क्रिमिनल को दो राज्यों की पुलिस भी मिलकर नहीं पकड़ सकी, वह अंत में आखिर कैसे पकड़ा गया। अठारह जनवरी 1952 को कूज मुनिस्वामी वीरप्पन का जन्म कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में हुआ। बचपन में वीरप्पन के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसका परिवार चरवाहों का काम करता था। बचपन से ही वीरप्पन पर उसके चाचा सालवाई गोवंडर का काफी इम्पैक्ट था। वीरप्पन का चाचा सालवाई गोवंडर एक चंदन तस्कर और हाथियों का शिकारी था, जो घने जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी करता था। वीरप्पन ने धीरे धीरे अपने चाचा से शिकार करने की टेक्निक सीखनी शुरू कर दी और समय के साथ तस्करी और जंगलों में रहने के तौर तरीकों में महारत हासिल करता गया। उसके चाचा की मदद से उसकी पहचान कई दूसरे लोकल तस्करों से हुई और इस तरह बचपन के शुरुआती दिनों में ही अपराध की दुनिया में उसने अपना पहला कदम रखा। 17 की उम्र में ही उसने इलीगली हाथियों का शिकार करना शुरू कर दिया। उसी समय जब एक फॉरेस्ट गार्ड ने वीरप्पन की इन गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया तो वीरप्पन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद वीरप्पन को यह रियलाइज हुआ कि पुलिस उसके इस गैरकानूनी कामों में जरूर दखल देगी। इस कारण 18 की उम्र तक आते आते वीरप्पन ने अपने चाचा से अलग होकर जंगल में अपना एक अलग नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी गैंग में ऐसे ट्रस्टवर्दी लोगों को गैदर किया जो पहले से चंदन और हाथी दांत की तस्करी में इन्वॉल्व थे और जंगल को अच्छी तरह जानते थे। इस तरह वीरप्पन ने जल्द ही इन घने जंगलों में अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर लिया। वीरप्पन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के घने जंगलों के कोने कोने से वाकिफ था। यहाँ पर उसके द्वारा बाहरी दुनिया से छिपकर बड़ी मात्रा में चंदन की तस्करी की जा रही थी। वीरप्पन ने अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करके कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसे जंगलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इन जंगलों के सीक्रेट रूट से होते हुए चंदन की लकड़ियों को ले जाया जाता था, ताकि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट तक उसका पीछा ना कर सके। केरल के पश्चिमी घाट में मौजूद पलक्कड़ गैप उसके लिए तमिलनाडु और केरल के बीच एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर था। वीरप्पन ने स्मगलिंग के लिए इस रास्ते का फायदा उठाया। स्मगल की गई इन लकड़ियों को अलग अलग स्टेट्स में मौजूद ऐसी फैक्ट्रीज में लाया जाता था, जहां पर लीगल लूपहोल्स का फायदा उठाकर ये फैक्ट्रीज इन लकड़ियों को इंटरनेशनली हायर प्राइसेस में स्मगल करती थी। वीरप्पन की इस स्मगलिंग में कई लोकल विलेजर्स भी शामिल थे, जिनके साथ चंदन को काटने और एक्सपोर्ट करने के लिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर किया जाता था। वीरप्पन ने लोकल्स की सपोर्ट से एक ऐसी सप्लाई चेन बिल्ड कर रखी थी जिसने उसके इस स्मगलिंग के काले कारोबार को काफी आसान बना दिया। कई लोकल विलेजर्स वीरप्पन के लिए इन्फॉर्मर्स का काम कर रहे थे, जिनके कारण किसी भारी हलचल की सूचना जंगल के अंदर बैठे वीरप्पन को तुरंत मिल जाती थी। इसके अलावा कई भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी भी उसके साथ मिले हुए थे, जिससे उसे पुलिस से बचने में काफी सपोर्ट मिला। देखते ही देखते वीरप्पन का साम्राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में बढ़ता ही जा रहा था। उसके इन गैर कानूनी कामों में जो कोई भी दखल देता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। उसके आसपास के गांव के लोग उसके खिलाफ कोई भी काम करने से डरते थे। अगर कोई भी फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने के लिए जाता तो वह जिंदा कभी भी नहीं लौट पाता। वीरप्पन ने चंदन और आइवरी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन वीरप्पन के बढ़ते क्राइम्स के कारण साउथ इंडियन गवर्नमेंट काफी चिंतित थी।
इस कारण वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका की पुलिस ने एक जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया और वीरप्पन को पकड़ने का काम इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास को सौंपा गया। पी श्रीनिवास उस समय कर्नाटका के चामराजनगर में डिप्यूटी कंजर्वेटर थे और तुरंत ही वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपने इस ऑपरेशन में जुट गए। जल्द ही पी श्रीनिवास ने वीरप्पन के नेटवर्क की खुफिया इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वीरप्पन के गांव के आसपास के लोग उसके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस को देने से डरते थे। इस कारण पी श्रीनिवास को पहले उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत फील हुई। इसके लिए उन्होंने लोकल विलेजर्स की काफ़ी हेल्प की। श्रीनिवास ने अपनी सैलरी और गवर्नमेंट फंड से गांव में पीने के पानी की नहरें बनवाई। इसके अलावा सड़कें और बेघरों के लिए घर बनाने जैसे कई काम करके श्रीनिवास ने जल्द ही लोकल्स के दिलों में अपनी जगह बना ली और उन लोगों से वीरप्पन के ठिकानों के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। अब फाइनली लंबे समय की प्लानिंग के बाद साल 1986 में किसी तरह वीरप्पन को अरेस्ट कर लिया गया और इंटेरोगेशन के लिए उसे चामराजनगर के बुढ़ीपाड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में लाया गया। वीरप्पन को पकड़ना पी श्रीनिवास की काफी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए। वीरप्पन की इंटेरोगेशन से उसके कई ठिकानों का पता चला, जिस कारण जब पी श्रीनिवास अपने दूसरे ऑपरेशंस के लिए रेस्ट हाउस से बाहर गए हुए थे, तो रेस्ट हाउस में सिक्योरिटी की कमी का फायदा उठाकर वीरप्पन यहां से भाग निकला। इस एस्केप के बाद वीरप्पन की रिप्यूटेशन एक खतरनाक क्रिमिनल के रूप में बढ़ने लगी थी, लेकिन पी श्रीनिवास अभी भी वीरप्पन के इस काले कारोबार में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहे थे। इस कारण वीरप्पन ने पी श्रीनिवास को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। नवंबर 1991 वीरप्पन ने अपने एक भाई अर्जुन के जरिए पी श्रीनिवास को एक वायरलेस मैसेज भेजा, जिसमें उसने दावा किया कि वीरप्पन सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए श्रीनिवास को बिना किसी पुलिस बल के उससे मिलने आना होगा। पी श्रीनिवास वीरप्पन के इस झांसे में आकर उससे अकेले में ही मिलने चले गए और इस बात का फायदा उठाकर वीरप्पन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद बड़े बड़े अधिकारी वीरप्पन के नाम से ही खौफ खाने लगे थे। आए दिन वीरप्पन के क्राइम्स की खबरें पूरे देश भर में फैलने लगी। देखते ही देखते अब उसके क्राइम्स किडनैपिंग तक बढ़ चुके थे। वीरप्पन ने ईयर 2000 में एक कन्नड़ एक्टर डॉक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया। इस किडनैपिंग से पूरा देश शॉक्ड था। वीरप्पन की इस किडनैपिंग का एम जनता में आक्रोश भड़काना और सरकार पर दबाव डालकर अपनी कुछ मांगे मनवाना था, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चली 108 दिन की नेगोशिएशन के बाद राजकुमार को सही सलामत छोड़ दिया गया। बीते इन कई सालों में वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन किए गए, लेकिन हर बार पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। उनके लिए वीरप्पन के घने जंगलों में बसे ठिकानों को पकड़ना मुश्किल था। वीरप्पन के पास इन जंगलों की एक्सटेंसिव नॉलेज थी। इसके अलावा उसके पास काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स थे। उसने पुलिस से बचने के लिए कई सीक्रेट रूट्स बना रखे थे। अब तक उसने अपने अगेंस्ट काम करने वाले 184 पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया था। इस कारण वीरप्पन को जल्द से जल्द पकड़ना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसे पकड़ने के लिए बड़ी ही बारीकी और सीक्रेटली प्लानिंग की जरूरत थी। कई सालों तक किए गए कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद पुलिस को अब यह बात समझ आ चुकी थी कि वीरप्पन को इन घने जंगलों से पकड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें किसी तरह वीरप्पन को इन जंगलों से बाहर लाना होगा। अब वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन की प्लानिंग का जिम्मा एसटीएफ के चीफ ऑफिसर के विजय कुमार और एनके शांतमराय कानन ने उठाया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कोकून, जिसका एम था वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इस ऑपरेशन के लिए ऐसे अंडरकवर ऑफिसर्स को चुना गया जो सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड थे। जल्द ही एसटीएफ के इन मेंबर्स ने लोकल विलेजर्स बनकर वीरप्पन के गांव से उसके बारे में खुफिया जानकारी गैदर करना शुरू कर दिया। एसटीएफ इस बार ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे वीरप्पन को भागने में मदद मिले। इन्वेस्टिगेशन में एसटीएफ को यह पता चला कि वीरप्पन को आंखों से जुड़ी कैटरेक्ट की बीमारी है। अब एसटीएफ वीरप्पन की इनर एक्टिविटीज पर नजर रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने किसी तरह वीरप्पन के सर्कल से 2 मेंबर्स को अपने साथ मिला लिया जो पुलिस के लिए
सीक्रेट इन्फॉर्मर्स का काम करने लगे और वीरप्पन से जुड़ी हर जानकारी एसटीएफ को लाकर देने लगे। इन लोगों से पुलिस को काफी मदद मिली क्योंकि वीरप्पन से जुड़ी हर एक जानकारी अब पुलिस को मिलने लगी थी। पुलिस के द्वारा किए गए लगातार ऑपरेशंस के कारण वीरप्पन का नेटवर्क अब कमजोर पड़ने लगा था, जिसका असर अब उसकी खराब होती हेल्थ पर भी देखा जा सकता था। इस कारण वीरप्पन अपनी आंख के इलाज के लिए तमिलनाडु के सेलम के एक हॉस्पिटल में जाने की प्लानिंग करता है। इसकी जानकारी ये दो इन्फॉर्मर्स पुलिस को दे देते हैं। एसटीएफ के लिए ये जानकारी वीरप्पन को जंगल से बाहर पकड़ने का एक सुनहरा मौका थी और इस बार पुलिस इससे किसी भी तरह चूकना नहीं चाहती थी। इस कारण तुरंत ही एसटीएफ अपनी प्लानिंग में जुट जाती है। प्लानिंग में ये डिसाइड किया गया कि वीरप्पन को हॉस्पिटल तक एक एम्बुलेंस में लाया जाएगा। इसके लिए एसटीएफ ने अपने एक व्हीकल को पूरी तरह एम्बुलेंस में बदल दिया और इस तरह फाइनली अब वो दिन आ गया था जिस दिन एसटीएफ अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी। 18 अक्टूबर 2004 की रात वीरप्पन घने जंगल से बाहर निकलकर एम्बुलेंस में सवार होता है। उसके साथ उसके दो गैंग मेंबर्स भी मौजूद थे जिनके पास वेपन्स थे। वीरप्पन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि एम्बुलेंस को ड्राइव करने वाले ड्राइवर्स एसटीएफ के ही दो ऑफिसर्स हैं। रास्ते में एसटीएफ के जवान गन्ने से भरे एक ट्रक, एक लॉरी और पास के ही एक स्कूल की छत पर उसके इंतजार में थे। अब जैसे ही ये एम्बुलेंस उस जगह पर पहुंचती है तो ट्रक से एम्बुलेंस के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता एसटीएफ के ये दो मेंबर्स अपनी टीम से जा मिलते हैं। इसके बाद एसटीएफ के लीडर के विजय कुमार वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए अनाउंस करते हैं, लेकिन वीरप्पन और उसके ये दो गैंग मेंबर्स पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जवाबी कार्यवाही में पुलिस भी फायरिंग करती है और लगभग 45 मिनट्स तक चली इस फायरिंग में वीरप्पन और उसके मेंबर्स मारे जाते हैं और फाइनली ऑपरेशन कोकून सक्सेसफुल होता है।